हेलो एवरीवन, मैं परम स्वागत करता हूं आप सबका अपने प्लेटफॉर्म ब्राइट हॉरिजॉन्स पर। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। आज हम वापस आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। जी हाँ, फंडामेंटल राइट्स हम आपको बिल्कुल ईजी और बिल्कुल डिटेल्ड कम्प्रिहेंसिव वे में आपको सिखाएंगे, एक कहानी के साथ जिससे आपको पूरा रियलाइज़ कर पाओगे, पूरा मेमोराइज़ कर पाओगे, याद रख पाओगे। बिल्कुल इजी ट्रिक के साथ देखते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे हैं आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। बट फंडामेंटल राइट्स जानने से पहले हम इसकी पहले छोटी सी हिस्ट्री जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आए कैसे। देखो, सबसे पहले तो जब इंडिया था, देश था, देश ने क्या किया कि सबसे पहले हमने अपने बेसिक राइट्स, ठीक है, दिल लेना शुरू समझा। हमने सोचा कि भाई हमारे पास पहले तो ये होना चाहिए, खाने को होना चाहिए, ठीक है, खाने को, रोटी, कपड़ा, मकान, ये होना चाहिए। देन उसके बाद हमने सोचा कि भाई हमारे पास होना चाहिए राइट टू एजुकेशन, होना चाहिए राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, वट राइट टू प्रॉपर्टी। ये सब कुछ हमने देखा, ठीक है। अब ये कहानी है तब की, ये कहानी है 1215 की, ठीक है, 1215 की कहानी है। ये इंग्लैंड के एक राजा थे, किंग जॉन नाम के। जी जी, सलाम। किंग जॉन राजा थे, वो बहुत ही गंदे राजा थे, बहुत ही इनको क्रूर राजा कहा जाता है। किंग जॉन ये क्या करते थे, ये अलग अलग देशों के राजाओं के साथ फाइट करते थे और उनको हरा देते थे, उनसे रेवेन्यू कलेक्ट कर लेते थे। और वो रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद वो इतना तो ठीक है, देन उसके बाद क्या करते थे, वो अपने ही देश के जो मंत्री थे उनके ऊपर टैक्स लगाते थे। छोटी सी भी गलती होने पर उनको सज़ा दे देते थे, बिना ट्रायल के उनको जेल में डाल देते थे। आफ्टर दैट, और जेल में भी बहुत गंदे तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता था। तो इसके साथ ही क्या होता है कि वहाँ के जितने भी मंत्री हैं वो सारे कलेक्ट होके, इकट्ठे होके वो राजा को घेर लेते हैं, ठीक है, और राजा को इम्पोज करते हैं कि हमें एक राइट चाहिए। आफ्टर दैट क्या होता है कि राजा एक राइट लाता है, ठीक है, जिसका नाम बोला जाता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, ठीक है। मैग्ना कार्टा क्या होता है कि एक लिस्ट है, ठीक है, प्रॉपर राइट्स की, जिसमें हमें ये कहा जाता है कि हमें राइट टू स्पीच होना चाहिए, कि हमें बोलने का अधिकार होना चाहिए, जहाँ हमें फिर बिना ट्रायल के जेल में ना डाला जाए, हमें टैक्सेशन के रिलेटेड राइट होता था, और भी एट्सेट्रा एट्सेट्रा बहुत सारे राइट्स है इसमें लिखे हुए, ठीक है। देन उसके बाद होता क्या है, काफ़ी सालों बाद जो कहानी है, ठीक है, 1776 की, 1776 में क्या होता है, जो अमेरिका है, ठीक है, उनको आज़ादी मिली, ठीक है, अमेरिका फ्रीडम मिलती है। और उसके 13 साल बाद 1787 में, ठीक है, 1787 में क्या होता है, जो अमेरिका होता है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, ठीक है। जेम्स मैडिक, जिसको हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं अप्रॉक्स 13 साल बाद। और उसके ही अराउंड 2 से 3 साल बाद ये क्या करते हैं, मैग्ना कार्टा से ही इंस्पायर होकर बिल ऑफ राइट्स लाते हैं, ठीक है। 1790 में इनके क्या आते हैं, बिल ऑफ राइट्स बिल ऑफ राइट्स आते हैं, ठीक है। ये कहानी बताने का क्या मोटिव था, ठीक है, ये कहानी बताने का सिर्फ इतना सा मोटिव था कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको मैग्ना कार्टा और बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये वहाँ से इंस्पायर हुए हैं। तो क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि फंडामेंटल राइट्स को क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। आफ्टर दैट स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स 12 से 15 के बीच में, आर्टिकल 12 से 15 के बीच में है, ठीक है। देन उसके बाद आर्टिकल 12 क्या बोलता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 12 में क्या लिखा हुआ है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट की डेफिनेशन क्या है। द आर्टिकल एक्सटेंड्स द मीनिंग ऑफ स्टेट बियॉन्ड द गवर्नमेंट टू इंक्लूड ऑल बॉडीज दैट एक्सरसाइज गवर्नमेंटल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। द स्टेट कंप्राइजेज द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 12 ये बोलता है कि भाई जो स्टेट है ना, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट की क्या परिभाषा है, स्टेट कौन है। स्टेट वो सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस का काम करती है। जैसे, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हो सकता है,
या जो गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव की बॉडीज़ होती हैं, ऑल लोकल अथॉरिटीज़, म्यूनसिपलिटी, पंचायत, ठीक है, जितनी भी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आती हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? स्टेट। ठीक है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ भी हमें स्टेट वर्ड दिखने को मिलेगा वो गवर्नमेंट के रिलेटेड होगा। ठीक है, कोई भी पब्लिक अथॉरिटीज़, ठीक है, या हमारी जो कंट्री है, जब हम बोलते हैं कि हमारी स्टेट ने हमें ऐसा किया, भाई बस कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ स्टेट लिखा होगा वो पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं, पूरी सरकार की बात कर रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 क्या कहता है? जुडिशियल रिव्यू जे लॉ कंसिस्टेंस विद फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के साथ जो भी लॉ बनेगा उसके रिलेटेड है जुडिशियल रिव्यू। द आर्टिकल अबॉलिश एस्टेब्लिश द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू बाय एम्पावरिंग कोर्ट्स टू डिक्लेयर लॉ वाइड if they contravenes and the fundamental rights granted by the part 13 of the constitution। ठीक है भाई, ये आर्टिकल क्या बोलना चाहता है? ये आर्टिकल ये बोलना चाहता है कि कोई भी लॉ जो ऐसा बनेगा जो पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा, ठीक है, उसको वायलेट करेगा तो वो नल एंड वाइड होगा, उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसमें भी दो क्लॉज आते हैं। पहला ये है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉस, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से पहले लॉस बने हुए हैं, ठीक है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कोई भी लॉ बने हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले मान लो कोई ऐसा लॉ बना हो जिसमें हमें ये बोला है कि हमें भाई राइट टू इक्वलिटी नहीं है, ठीक है, हमें इक्वल रहने का अधिकार नहीं है, वो बड़ा छोटा एक समान नहीं रह सकते हैं, तो वो जो उस लॉ को वाइड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो उस लॉ को ख़त्म माना जाएगा, वो नल एंड वाइड है, वो नहीं होगा माना जाएगा उस लॉ को। अगर कोई भी ऐसा रूल निकलता है जो बाद में पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉस, द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ दैट टेक्स अवे ए ब्रिज फंडामेंटल राइट्स और एनी सच मेड इन कंट्रावेशन विल बी वॉइड। ठीक है, देखो अगर अभी प्रेजेंट में कोई भी लॉ बनता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को, जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, उसको तोड़ रहा है, तो उसको भी नल एंड वॉइड माना जाएगा, उसको भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स जहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे 14 से स्टार्ट होते हैं फंडामेंटल राइट्स जो एक्चुअली थे, जो 12 है और 13। ये भी पूछा जाता है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है और 13 क्या है। 13 ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट माना जाएगा अगर वो नहीं, सॉरी, उन लॉज को वायलेट माना जाएगा जो फंडामेंटल राइट्स को अबॉलिश कर रहे हैं। आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है राइट टू इक्वलिटी, कि हमें सबको इक्वल दर्जा दिया जाए, इक्वल समान रखा जाए। तो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में ये बोलते हैं। अब इसमें भी प्रोविजंस हैं। ठीक है, इसमें क्या प्रोविजन है? आर्टिकल 15 में क्या बोला जाता है? एंश्योर इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस फॉर ऑल सिटीजन। ठीक है, अब दो प्रोविजन आ गए यहाँ पे। इसमें क्या है? एंश्योर इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, ये एक नेगेटिव प्रोविज़न है। ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फॉर ऑल सिटीजन से पॉजिटिव प्रोविज़न है। अब वो बोलोगे सर ये क्या मतलब, पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है, ये कहाँ से आ रहा है? ठीक है, देखो नेगेटिव प्रोविज़न हम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको ये बोला गया है कि एंश्योर इक्वलिटी बिफोर द लॉ, लॉ के सामने सारे इक्वल हैं। मतलब कोई भी अमीर गरीब, अगर कोई नॉर्मल भिखारी है और एक अंबानी है, ठीक है, दोनों को सेम दर्जा दिया जाएगा, सेम बराबर माना जाएगा, लॉ के सामने इक्वली ट्रीट किया जाएगा। बट ये नेगेटिव प्रोविज़न भी हो गया, भाई जो अंबानी है वो तो खरीद लेगा लॉयर्स को, उसके पास पैसे हैं, वो सब खरीद लेगा, वो कोर्ट ही खरीद लेगा, सब कुछ खरीद लेगा, जज को खरीद लेगा वो। ठीक है, बट गरीब नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि इक्वल जो दर्जा दे रहे हैं। बट इसके साथ ही पॉजिटिव प्रोविजन आता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ फॉर सिटीजन्स। ठीक है, भाई सारे सिटीजन्स को इक्वल समान ट्रीट किया जाएगा, इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी, उनको उतनी पावर दी जाएगी। भाई अगर कोई गरीब बंदा है, ठीक है, वो वकील को एफर्ट नहीं कर सकता, तो उसको हम खुद वकील देने जा सकता है, उसको गवर्नमेंट वकील मिल सकता है, अगर वो हायर कर सकता है। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिला जाएगा, मतलब उसको भी उसके बराबर बनाया जाएगा। अगर किसी के पास वकील नहीं है, वो वकील को हायर करके उसके साथ देन केस लड़ सकता है, वो फाइट कर सकता है। ठीक है, देन आफ्टर दैट उसके बाद नेक्स्ट 15 और 16 आर्टिकल क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, प्रोहिबिट मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है,
अगर कोई भी बंदा डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। जैसे ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पे, कभी ये हिंदू है मैं मुस्लिम हूँ, मुझे इसके साथ नहीं मिलना है, या ये हिंदू है। जाति पाति, रेस, कलर को लेके, कास्ट को लेके, या जेंडर को लेके, या प्लेस ऑफ बर्थ को लेके, मैं यहाँ रहता हूँ वो वहाँ रहता है, वहाँ के लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, अगर इस तरह का रिलेटेड भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो उसको भी सज़ा दी जाएगी उसकी। ठीक है। देन उसके बाद प्रोवाइड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। किसी भी सरकारी एम्प्लॉयमेंट में, किसी भी सरकारी अपॉर्चुनिटी में, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सबको, सबको एक समान दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई ये भाई उसका बेटा है, ये उसका बेटा है तो उसको पहले प्रेफरेंस दे दो, इसको आ जाओ। हाँ होता होगा, वो चलती है करप्शन, बट जो ऑन ग्राउंड करप्शन चलती है वो अलग है। बट डॉक्यूमेंट्स में ये कहा गया, ठीक है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है। उसके बाद abolish untouchability and the practice of conferring titles by state except by military and academic institutions। ठीक है भाई, जितने भी टाइटल्स हैं उनको अबॉलिश किया जाए। ठीक है। ये हम बोलते हैं कि फलाना 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 लंबरदार, फलाना फलाना महाराजा, ठीक है, वो सब कुछ नहीं चलना चाहिए, वो सब कुछ नहीं लगेंगे। एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक लगा सकते हो। ठीक है। जैसे बोलते हैं ना लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, या अगर किसी को अकेडमिक्स, कोई किसी को अवार्ड मिलते हैं, पद्म विभूषण, पद्मश्री, वो लगा सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा वो नहीं लगा सकते, बाकी जो पुराने टाइटल चलते आ रहे हैं, ठीक है, वो नहीं लगाए जाएंगे। ठीक है। वो अबॉलिश कर दिए जाएंगे। ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल है, आर्टिकल 19 से 22 के बीच में आता है, जो गारंटी करता है फ्रीडम एज स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट एंड रेजिडेंट। ठीक है। हमें राइट टू फ्रीडम है, हमें फ्रीडम है फ्रीच एंड एक्सप्रेशन की। ठीक है। स्पीच देने की, हम कहीं भी कभी भी किसी के सामने भी बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, आप कुछ भी बोल सकते हो, सबको राइट है बोलने का। एक्सप्रेस, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का, असेंबली बनाने का, ठीक है, एसोसिएशन परफॉर्म करने का, सबके पास राइट है। मूवमेंट करने का, रेजिडेंस करने का, कहीं भी मूवमेंट कर सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, जब सबके पास राइट है। ठीक है। हमें फ्रीडम दी गई है। उसके बाद 1921 हो गया, 21 हो गया। नेक्स्ट है आर्टिकल 22, प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस एंड प्रोटेक्ट्स लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है भाई, इसमें ये कहना चाहते हैं कि प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, अगर आपसे कोई भी गुनाह हो गया है, आप जेल में हो, आपको सज़ा मिल रही है, तो उसमें भी आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, आपकी लाइफ, पर्सनल लाइफ को और पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जाएगा। भाई ऐसा नहीं है कि किसी को जेल में डाल दे दो अंदर के अंदर ही, उसको फांसी दे दो या कुछ ऐसा कर दो, आपको अंदर भी वहाँ पे खाना मिल जाएगा। अगर आपको सज़ा मिली है तो आपको, अगर 10 साल की सज़ा मिली है तो आप 10 साल की सज़ा काटोगे, वहाँ पर भी आपको अच्छे से रखा जाएगा। ठीक है। मतलब ऐसा क्रूरता से, रूडली व्यवहार नहीं किया जाएगा इतना ज़्यादा। ठीक है। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24 के बीच में। आर्टिकल 23 है प्रोहिबिट ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है भाई, किसी भी फोर्स लेवल को प्रोहिबिट किया जाएगा। ठीक है। फोर्स लेवल को बंद किया जाएगा, फोर्स लेवल के खिलाफ है ये आर्टिकल, कि भाई कोई भी बंदा फोर्स लेवल नहीं कर सकता, किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता। और ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, किसी को भी ह्यूमन बींग्स को बेच नहीं सकता। ठीक है। जैसे बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा आपने कि बोलते हैं कि इसको यहाँ से उठा के वहाँ पर बेचो, किसी को भी बेच नहीं सकते हम ह्यूमन बींग्स को। ठीक है। ये एक हमारा राइट है। प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस ऑक्यूपेशंस। ठीक है। चिल्ड्रंस को, बच्चों को खतरनाक जगहों पर काम करने के लिए अलो नहीं है। ठीक है। हमें ये बोला गया है कि भाई बच्चे जो 14 साल तक बच्चे हैं, 14 से कम साल तक बच्चे हैं, उनको फैक्ट्रियों में काम करना अलो नहीं है। अगर उनसे कोई भी बंदा काम करवाता है, ये हमारा पर्सनल राइट है। ठीक है। तो उस बंदे को सज़ा हो सकती है, कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है अगर कोई भी बंदा करवाता है इससे काम तो। ठीक है। ये हमारे राइट्स। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। ठीक है। जिसमें ये क्या बोल रहे हैं, एंश्योर फ्रीडम ऑफ कंशियंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि कोई भी बंदा अपने रिलीजन को, किसी भी रिलीजन को अपना सकता है। ठीक है। अगर हिंदू है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो सकता है, मुस्लिम सिख बन सकता है, कोई भी किसी भी रिलीजन को अपनाए, किसी भी रिलीजन की पूजा करे,
नो मैटर, ठीक है, सबको राइट है भाई, ठीक है। देन उसके बाद फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है, वो अपने रिलीजन का बढ़ चढ़ कर प्रचार कर सकता है। जैसे हम करते हैं, कोई जगराते करता है, ठीक है, कोई नमाज पढ़ते हैं, लाउडली पढ़ते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपने रिलीजन को फैला सकते हो, प्रचार कर सकते हो, ठीक है, किसी को, सबको राइट है, ठीक है, ये रिलीजन के रिगार्डिंग है। उसके बाद जो फिफ्थ आर्टिकल है, ठीक है, जो सॉरी आर्टिकल 29 से 30 के बीच में है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है, हमें कल्चरल और एजुकेशनल राइट है। प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ सिटीजन टू कंजर्व देयर कल्चरल लैंग्वेज और स्क्रिप्ट, ठीक है, हर बंदे को राइट है, हमें राइट है कि हम अपने कल्चरल लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी की लोकल लैंग्वेज है तमिल, वो अपने तमिल को प्रचार करता है, उसको लोकल, उसको कंजर्व, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है कि भाई हम इसका प्रचार करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे साउथ में चले जाओ, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे वो अपनी लोकल लैंग्वेज को बोलते हैं, ठीक है, वो उनको हिंदी नहीं आती और उनके स्कूलों में भी हिंदी नहीं सिखाई जाती है, ठीक है। वो चाहते हैं कि हमारी स्टेट में हमारी लोकल लैंग्वेज को दबाया ना जाए, ठीक है, वही उनके पास राइट है, वो चल सकते हैं, ठीक है। बट कुछ कुछ ऐसे मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं जहाँ पर उनको हिंदी या इंग्लिश सिखाई जाती है, तो वो आपस में वार्तालाप कर सकते हैं हमारे साथ, पढ़े लिखे लोग, ठीक है। जैसे अगला राइट क्या बोलता है, अलाउ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन देयर ओन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है। माइनॉरिटीज़ को राइट दिया गया है कि जो मतलब माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया में, माइनॉरिटीज़ कौन सा है, मुस्लिम्स हो गया, ठीक है, या जो SC STs हैं, ठीक है, उनको माइनॉरिटीज़ में रखा गया, ठीक है। ये माइनॉरिटीज़ की जो भी हैं, ये क्या कर सकते हैं, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, ठीक है, और इनको फैला सकते हैं। नेक्स्ट अगला राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या करता है, प्रोवाइड द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें बता तो दिए भाई, सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी है, हमें राइट टू इक्वलिटी है, हमें इक्वल रखा जाएगा, किसी के साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि भाई रंग का, छुआछूत का, ठीक है, कास्ट रिलीजन के रिगार्डिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी हमें सबको, ठीक है। हमें फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्पीच है, मैं कहीं भी बोल सकता हूँ, कहीं भी घूम सकता हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ, ये हमारे पास सारे राइट्स तो दे दिए, ठीक है। बट इफ़ अगर हमारे राइट्स को कोई बंदा वायलेट कर रहा है, उसको उल्लंघना कर रहा है, उसको तोड़ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, वो है रेमेडीज। रेमेडीज मतलब उपचार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 थोड़ा मैं डिटेल में बताऊंगा, कोई 2-4 मिनट की मैं वीडियो लेकर आऊँगा अलग से, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो आर्टिकल 32 के ऊपर लेके आऊँगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। एंड थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।